हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 103, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या करने का है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस सब्जेक्ट को लेकर कि हाय कैसा सब्जेक्ट है, कैसे करे। लास्ट एग्जाम है, थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस एग्जाम को थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे ना, इस सब्जेक्ट को थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा। जितना ही से पैनिक बनाओगे अपने लिए, उतना ही तुम्हें सर दर्द लगने लगेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस हिसाब से आपको ये पूरा पढ़ना है। और थोड़ा सा यार कॉम्प्रोमाइज़ करना है आज मेरी आवाज़ के साथ, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है और जुकाम बस बनने वाला है। कल तक बुखार भी हो जाएगा और 1 हफ्ते तक तो मेरी गई बात, फिर नहीं होने वाली अब मैं ठीक। लग रहा है सिस्टम बिल्कुल हो चुका है कि अब मेरी हालत नहीं बची है। तो जितना भी तुम यार कोड लिखते हो मत लिखना, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। आज भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीपीएससी 103 कराऊंगी, लेकिन डीएम टेलीग्राम और पूरा तुमने भर चुका है बीपीएससी 103 बीपीएससी 103। बट कोई ना यार, करना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है जी यार, टाइम वेस्ट नहीं करता। तो अगर आप अपना बुक खोलोगे तो पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो आपको टिक करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे से आपको वो पढ़ने का है। मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि टॉपिक क्या बोल रहा है। ओके, तो अगर आप यूनिट फर्स्ट खोलते हो तो उसके अंदर मीनिंग ऑफ लिबर्टी आपको पढ़ना है। जेएस मिल का नेशन ऑफ लिबर्टी एंड ईशा ब्रेलिन एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आपको ये 4 टॉपिक बहुत जरूरी है, जरूर याद करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, पहले तो आपको समझना है लिबर्टी का क्या मतलब होता है। तो लिबर्टी से आप क्या समझते हो? लिबर्टी से क्या समझते हो? मतलब आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना। सिंपल सी बात है ना यार, तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई वादा नहीं होना। आप जो भी करना चाहते हो आप फ्रीली कर सकते हो। इतना आपके पास क्या होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम, लिबर्टी का सिंपल डेफिनेशन है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कॉमन सा इतना डेफिनेशन लिख के आना। ओके, लिबर्टी कहाँ से एमर्ज हुआ है, मतलब जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? ये आया यूरोप से। यूरोप के अंदर जब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने लगे थे तो वहीं से हमारा ये पूरा निकल के आता है। ठीक है, वहीं से लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी सब निकल के आया है। ओके, इतना समझो तुम लिबर्टी का मतलब। देन उसके बाद तुमको बताना है लिबर्टी मतलब एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए उसकी लाइफ में, जितनी भी तरह का सोशल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जितनी भी बाधाएं होती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं उसकी लाइफ में, कंस्ट्रिक्ट्स होते हैं मतलब जो रुकावटें होती है, उन सभी से वो फ्री होना चाहिए। लाइक जैसे तुम कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी करना चाहते हो, लाइक डॉक्टर आप बनना चाहते हो, तो सोसाइटी आपको मतलब कोई तरीके से धारणा स्टीरियोटाइप या फिर आपके ऊपर दबाव ना बना के रखे कि नहीं भाई आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ये इस तरीका का आपका कोई लिबर्टी नहीं है। आप तो इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यही वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो ऐसे किसी को जज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी के पास लिबर्टी होना चाहिए, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। मेनली ऑटोनॉमी होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल पर अपना। तो सिंपल सा बस इतना आपको डिफाइन करना है लिबर्टी। आगे आप जाओगे तो लिबर्टी मतलब हमारा दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू डू, जहां पे आप कुछ करने के लिए बोलते हो, क्या करते हो, फ्रीडम टू डू। मतलब पॉजिटिव लिबर्टी जहां पे आप कुछ करने के लिए फ्रीडम मांगते हो। जैसे आपने बोला मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आपको अपना खुद का ग्रोथ करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो तुम कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको फ्रीडम चाहिए। ये होता है हमारा पॉजिटिव फ्रीडम। लेकिन हमारा नेगेटिव फ्रीडम जहां पे हम डिमांड करते हैं कि देखो हमको किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी लाइफ में आए और आके दखल अंदाजी करे। जो हम करना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, तुमको दूसरे लोगों से फ्रीडम चाहिए, तो इसको नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम टू डू हमारा पॉजिटिव लिबर्टी होगा। इतना बस समझने का है, ज्यादा झोल नहीं बनाने का है। ठीक है, और फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जहां पे आपको कोई भी एक्शन, कोई भी चॉइसेस जो भी आपको चूज करना है वो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग करते हो, ना फ्रीली करते हो। किसी के ऊपर भी आपका कोई क्या नहीं होता,
मतलब प्रेशर नहीं होता है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग फ्रीली करते हो, जो आपका मन में करता है उसी एक्शन को लेते हो, जो आपका मन करता है वही आप चूज करते हो, तो यह होता है हमारा फ्रीडम, ठीक है? पॉलिटिकली आपके ऊपर कोई बाधाएं नहीं होती, कोई रुकावटें नहीं होती है। जैसे इम्प्रीजमेंट हो गया, स्लेवरी सिस्टम हो गया, ये गवर्नमेंट किसी भी लॉ का कोई प्रेशर हो गया आपके ऊपर, तो इसको भी कभी कभी माना जाता है कि यहाँ पे लोगों के पास क्या नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होती है, हमारी कंडीशन होती है कौन सी, अनफ्रीडम की, ठीक है? तो फ्रीडम मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास इतना लिबर्टी होना चाहिए कि वो जो जो भी करना चाहता है वो कर सके। अब लिबर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुमने सबको लिबर्टी दे दिया तो बिल्कुल एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं। किसी भी सोसाइटी में एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी जाती है, किसी ना किसी प्रकार की तो रिस्ट्रिक्शन दी ही जाती है। लाइक जैसे हमको बोलने का पूरा फ्रीडम, आप फ्रीली स्पीच आर्टिकल 19, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप जो बोल रहे हो उसमें आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। तो ये क्या है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो कहीं भी किसी को एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी जाती है, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो लिबर्टी के बारे में बेसिक इतनी चीजें आपको जान लेनी है। क्या लिबर्टी होता क्या है, कहाँ से आया है, लिबर्टी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, और जो एक दो चीजें हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा वो, ठीक है? और कुछ आपको दिमाग पच्ची नहीं करने का, सिंपल बस इतना अपने दिमाग में रखो। आगे चलोगे, जेएस मिल के बारे में पढ़ते हैं। तो जेएस मिल, जहां पे इनका एक बहुत बड़ा डिबेट रहा था लिबर्टी को लेकर 1960s में। अगर हम मिल के वर्क को देखें तो हमको मतलब ऐसा लगता है जो मिल है ना वो ज्यादा झुके हुए नेगेटिव लिबर्टी की तरफ, मतलब वो ज्यादा फेवर करते हैं किसको, नेगेटिव लिबर्टी को। थोड़ा ध्यान से सुनने का है, फिर बाद में मत कहना कि मेरे को समझ में नहीं आया है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो जी, जेएस मिल जिनका एक डिबेट हुआ था 1960s में, जहां पे उनको मतलब इस डिबेट को देख के, इनके वर्क को देख के हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं फेवर करते हैं किसको, नेगेटिव लिबर्टी को, ठीक है? समटाइम जो मिल है वो आर्ग्यू करते हैं कि हर एक इंसान का फ्री एक्शन होना चाहिए, मैटर नहीं करता वो मोरल है या इमोरल है, ठीक है? बस हर एक इंसान फ्रीली क्या करे, अपना काम करे, ठीक है? वो मेनली क्या करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अटेन करे इंडिविजुअलिटी। मतलब यार देखो, जो मेरे को करना है ना वो मेरे को पता है, मेरा किस में बेस्ट इंटरेस्ट है वो मुझे पता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है? मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, क्या ये मेरे से ज्यादा कोई जान सकता है? नहीं ना। हर कोई यूनिक होता है, हर किसी का अपना यूनिक करेक्टर होता है, हर कोई अलग होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग अलग होता है ना। तो अपने आप को अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है? तो बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी अटेन करनी चाहिए, इसलिए हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने आप को लेना चाहिए, हमको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो फ्रीडम का मतलब होता है कि जहां पे तुम रियलाइज करते हो इंडिविजुअलिटी, मतलब तुम खुद के डिसीजन खुद लेते हो, खुद के एक्शन खुद लेते हो, और अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जब देखते हैं ना कि वो तो भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कभी कुछ हमारे स्कॉलर्स है जो मानते हैं कि भाई देखो ये तो पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर कर रहा है। तो स्टार्टिंग में उनके वर्क को देखकर हम बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी को फेवर कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने इंडिविजुअलिटी की बात करी तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं। तो हमारे जो मिल है ना वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लिबर्टी को क्या करता है, फेवर करते हैं। इतना आपको लिख देने का और ज्यादा झोल में नहीं जाने का। आगे चलोगे, आगे यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन होता क्या है, लैंग्वेज में नहीं जाना है, सिंपल तुमको समझना है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जैसे कुछ भी तुम काम कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, खाना खा के जो यूटिलिटी मिलेगी वो तुम्हें मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तुम्हें मिलेगी, ठीक है? तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका रिजल्ट तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा जितना मार्क्स आएगा, जितना भी तुम डिग्री मतलब जो डिग्री मिलने वाली है तुमको मिलने वाली है, ठीक है? इससे तुम्हारा करियर बनेगा, किसी और का नहीं बनने वाला है। तो ये जो तुम कर्म कर रहे हो भी, जो भी तुम अभी एक्शन कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम देकर आ रहे हो, ये है आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन जिसका इम्पैक्ट दूसरे इंसानों पे पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी पे पड़ता है, ये दूसरे लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो होता है हमारा अदर रिगार्डिंग एक्शन। लाइक जैसे अगर आप कोई भी इंसान है जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, ठीक है,
अब वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो पता है कि भी यार वो तो टल है, ठीक है, वो तो पी के टल है, तो वो क्या करेगा, एक्सीडेंट करेगा। एक्सीडेंट उसका खुद का भी होगा, दूसरे इंसान का भी होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो ये हमारा हुआ क्या, अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए अपना एक्शन को डिसाइड करने का, जो भी एक्शन उसे लेना है वो खुद ले। लेकिन एक्शन भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। भाई सेल्फ रिगार्डिंग में कोई भी किसी भी इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। भाई मैं तुमसे ये नहीं बोल सकती तुम पढ़ो मत, तुम खाना मत खाओ, तुम खाना कितना खाओ जितना तुमको खाना है, ये इसका इम्पैक्ट तुम्हारा, पेट खराब होगा तुम्हारा, ठीक है, अब ना कुछ नहीं जाने वाला, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा, तो इस पे किसी का फर्क नहीं जाने वाला, किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मिल्स बोलते हैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल जो करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करे, जो उसको सही लगता है यार वो करे वो। लेकिन जब कोई इंसान सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन करता है जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, तो उस पे उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसमें लिमिटेशन होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है तुम ड्रिंक कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम ड्राइव मत करो, अगर ड्राइव करते हो तुमको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे दूसरे लोग इफेक्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है ना यार, तुमको जो राइट्स दी गई है वो राइट तुमको फंडामेंटल राइट पढ़ा था जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि फंडामेंटल राइट हमारी वहां तक है जहां तक दूसरे लोगों तक इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। लाइक हम बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं, ठीक है बोलो, लेकिन किसी को बुरा भला बोलेंगे तो गई राइट गई ना, तो वही है, तुम दूसरे की राइट को वायलेट मत करो, तो वो तुम अपने ऊपर इम्पैक्ट डालो, वो तुम्हारा अधिकार हुआ। तो ये यहाँ पे लिबर्टी को बताते हैं। सिंपल समझ में आया? तो क्या समझा हमने, बताओ जल्दी से। लिबर्टी, पहले इन्होंने यूटिलिटी की, इंडिविजुअलिटी की बात करी, देन इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। मेल कहीं ना कहीं फेवर करता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ थॉट, डिस्कशन, एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीली वो असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। वही वो पूरी लिबर्टी को फेवर कर रहे हैं कि किसी भी इंसान के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जितना भी रिस्ट्रिक्शन हो सभी को रिमूव किया जाए, फ्रीली वो डिस्कशन करे, जो भी उसे करना है वो करे, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, वो फ्रीली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए हर एक इंसान के पास, जितनी भी रुकावटें एक इंसान की लाइफ में लिबर्टी के ऊपर, उन सभी को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा जेएस मिल को लेकर। क्या था इसमें, जेएस मिल में क्या था, सिंपल यार, जो तुमने लिबर्टी जितना टाइप का भी पढ़ा है, मेरे को बोलने का अधिकार होना चाहिए, मेरे को सोचने का अधिकार होना चाहिए, डिस्कशन, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, असेंबली करने का, जो मैं करूँ मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ, ठीक है, मैं अपना काम खुद करूँ, लेकिन एक्शन जो होना चाहिए वो दो तरीके का होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी अटेन होना चाहिए, बस ये सिंपल इतना ही था, ठीक है। आया समझ, कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ईशा प्रिली। ईशा प्रिली में कुछ नहीं है, लिबर्टी को लेकर इन्होंने दो वो बताया है, लिबर्टी कितने टाइप का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव लिबर्टी जहां पे हम दूसरे लोगों से फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल खुद से बना के लिख देना कि तुम कुछ करना चाहते हो। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब तुम अपना ग्रोथ करना चाहते हो, तुम अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हो, अपना खुद का ग्रोथ करना चाहते हो, सेल्फ मास्टरी करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव लिबर्टी, जहां पे तुम अपने लिए सोच रहे हो, अपना ग्रोथ करने के लिए सोच रहे हो। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी की तुमको कोई इंटरफेरेंस ही नहीं चाहिए, दूसरे पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तुमको चाहिए भाई दूसरे लोगों से लिबर्टी, तो वो है फ्रीडम फ्रॉम, कि तुम नेगेटिव लिबर्टी को फेवर कर रहे हो कि गवर्नमेंट भाई दखल अंदाजी ही ना दे हमारी लाइफ में आके, हम जो करें करें, ठीक है, बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से नेगेटिव लिबर्टी हुआ, समझे? तो ये लिख के आना, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। आगे हम चलते हैं मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट भाई तुमने बीपीएससी 101 में पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सिंपल सी बात है यार, पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ाया था, बार बार पढ़ा है। तो मार्क्सिस्ट क्या है? कार्ल मार्क्स। मार्क्सिस्ट क्या है? कार्ल मार्क्स के आइडियाज और उसके सपोर्टर के आइडियाज को मार्क्सिज्म बोलते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? मार्क्सिस्ट कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं फ्रीडम को, और उनका लिए है क्या फ्रीडम? बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई फ्रीडम नहीं है, उनके अकॉर्डिंग तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत बेकार है। उन्होंने बोला है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई फ्रीडम नहीं होता, यहाँ पे रियलिटी में एक्सप्लॉयटेशन होता है, प्रॉफिट के नाम पे सब अपना सेल्फिश होता है, सब अपने लिए सोचते हैं। भाई तुम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कभी फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, अगर तुमको फ्रीडम चाहिए तो वो मिलेगा तुमको कहाँ पे?
कहाँ पे? सोशलिस्ट स्टेट के अंदर, सोशलिज्म के अंदर। वो कैसे आएगा? लिख दो इसकी थ्योरी कि तुमको पहले प्रोलेटरेट को रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद उनको अपनी डिक्टेटरशिप बनानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद क्या आएगा? सोशलिज्म, देन इज कम्युनिज्म। फिर उसके बाद सब इक्वल होंगे और वहां पे सब मिलके काम करेंगे, वहीं पे आप अटेन कर सकते हो फ्रीडम। तो इनके अकॉर्डिंग ये हो गया। ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिंपल जो तुमको आता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है उसको ध्यान में लेकर कि यहाँ पे उसको कैसे डाल सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, खत्म हुआ। अब आगे अमर्त्य सेन का हो रहा है। अमर्त्य सेन है इसी में है? नहीं, वो सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। सेकंड यूनिट पे चलते हैं। तो सेकंड यूनिट तुम्हारा है लिबर्टी एज सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी हुआ। अब जेएस मिल के बारे में अभी बताया नहीं बताया? बताया ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी ये सब चीजें आपको लिख देनी है। देन उसके बाद टीएच ग्रीन वगैरह पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल की राइट को। ईशा ब्रिलिन अभी बताया नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। न्यू लिबरलिज्म पढ़ के आए हो, बीपीएससी 101 करके आए हो ना, तो क्या फेवर करते हैं वो? नेगेटिव लिबर्टी को ना, कि गवर्नमेंट है उनका रोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो नेगेटिव लिबर्टी को फेवर कर रहे हैं, लेजिस फेयर को फेवर कर रहे हैं। न्यू लिबरलिज्म एज ए क्लासिकल लिबरलिज्म ही तो है। बीपीएससी 101 याद करो यार, वही चीजें लिख के आनी है, कुछ नहीं। अरे ये जितने सारे नाम दे रखे हैं ना, भूल जाओ, कोई कोई नहीं पढ़ता इन नामों को। ठीक है, इतना याद नहीं करना। तो वही तुमको लिख देना, और इसमें ज्यादा झोल में नहीं घुसने का, बस सिंपल याद रखो न्यू लिबरलिज्म क्या था वो, वहां पे मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट, वही सेम चीजें तुमको कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पे तुमको अमर्त्य सेन के ऊपर फोकस करना है, अमर्त्य सेन और जॉन्स रोल। हाँ, तो चैप्टर सेकंड निकालोगे तो इसके अंदर आपको एक जॉन्स रोल, अमर्त्य सेन और फैमिलिस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तीन मैं आपको कराती हूँ। फैमिलिस्ट के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। फैमिलिस्ट जो कि किसकी बात करेंगे? पैट्रियार्की के अगेंस्ट बात करेंगे, कि जब तक तुम फ्रीडम अटेन नहीं कर सकते हो जब तक ये पैट्रियार्की रहेगी। फ्रीडम जब होगी जहाँ पे वुमेन को फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है, वो कोई दबाव में नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहां पे फ्रीडम होगी, उनके अकॉर्डिंग ही होगा। फैमिलिस्ट अप्रोच पढ़ के आए हो ना बीपीएससी 101, तो वही सब कुछ यहाँ पे इनकी कॉन्सेप्शन में लिख देना। और हम जॉन स्टॉल का बात करते हैं। तो जॉन स्टॉल का वर्क है थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आया है, अच्छे से पढ़ने का है। तो जो जॉन स्टॉल है उनका वर्क है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहां पे बताते हैं, देखो ये हमारे कंटेम्प्रेरी फिलोसफर है, मतलब अभी के फिलोसफर है। ये बोलता है कि मतलब फेवर करता है पॉजिटिव लिबर्टी को। ये बोलते हैं इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए अपने एक्शन को लेकर। ठीक है, वो खुद ले अपने डिसीजन को, कोई दूसरा आके उसकी लाइफ में डिसीजन न ले। सोसाइटी तीन प्रिंसिपल के बेस पे चलनी चाहिए। कितने? तीन प्रिंसिपल के बेस पे चलनी चाहिए, जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। पहला जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो होना चाहिए विल ऑफ इग्नोरेंस। पहला प्रिंसिपल याद रखना है भाई, कौन सा? विल ऑफ इग्नोरेंस। विल ऑफ इग्नोरेंस में बोलते हैं कि देखो भाई, मैटर नहीं करता आपके पास कितना पैसा, आपकी हेल्थ क्या, आपका रिसोर्स क्या, आपका सपोर्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या, आपकी क्वालिटी क्या है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वी ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, कि हम सब क्या है? इंसान है। बस तुम्हारे पास क्या है वो मैटर नहीं करता, उन सबको इग्नोर करो। बस सब हम ह्यूमन है, यहाँ पे तुम इस चीज को रखो। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब ह्यूमन है, हम सब इक्वल है, सभी के पास इक्वली राइट्स है, इक्वली फ्रीडम है, बस ये होना चाहिए। तो विल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, इग्नोर करो तुम्हारे पास जो भी है। देन इसके बाद ये सेकंड वो बताते हैं, सेकंड प्रिंसिपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब तुमने इग्नोर कर दिया कि इसके पास क्या है, मैटर नहीं करता। अब इक्वली अपॉर्चुनिटी देंगे सभी को। ठीक है, जो रिसोर्सेज होना चाहिए, जो हमारा पूरा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई एक्सप्लॉइटेशन के। ठीक है, तो पहला उन्होंने बोला है विल ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा वो बोलते हैं कि देखो भैया, सोसाइटी में इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है सबको, डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन किसी का नहीं करना है, सबको इक्वली रिसोर्स बांटो। कौन बांटेगी? स्टेट बांटेगी। थर्ड प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या बोलते हैं? देखो, जब तुमने विल ऑफ इग्नोरेंस रिमूव हो गया इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर तुमने सभी को क्या कर दिया? अपॉर्चुनिटी दे दिया। लेकिन अभी भी इस टाइम पे कुछ ऐसा ग्रुप है जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, अभी भी उनके पास नहीं है, वो वनरेबल ग्रुप है। ठीक है, अब उनको जरूरत है किसकी? गवर्नमेंट की हेल्प की। उनको गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट उनको एजुकेशन दे, गवर्नमेंट उनको अलग से क्या करे? उनके साथ डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट करे। उनका ऊपर लेकर आने के लिए उनको क्या होगा? अलग से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये रोल्स के तीन प्रिंसिपल है, तीन यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन्होंने जस्टिस के दिए हैं। किसने? रोल्स ने, जो कि हर एक सोसाइटी को क्या करने चाहिए, यहाँ पे अप्लाई किया जाना चाहिए।
ठीक है। तो तीन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? विल ऑफ इग्नोरेंस, सेकंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, थर्ड कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बाद भी कुछ ऐसा ग्रुप है जो पीछे पिछड़ गया है, तो उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट करके उनको डेवलप करना है, उनका उत्थान करना है, ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? जो कॉम्युनिटेरियन है वो क्या बोलते हैं कि जो थ्योरीज है ये पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम के बेस पे है, ठीक है। ये भाई किसी और सिस्टम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कैपिटलिज्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रल ने बोला है कि देखो भाई, ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोला है ना कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए हमारा विल ऑफ इग्नोरेंस, नहीं, बोलते हैं विल ऑफ इग्नोरेंस नहीं, वो होना चाहिए इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी पहला प्रिंसिपल होना चाहिए, ना कि विल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो पहले आप अपॉर्चुनिटी दो, देन उसके बाद इग्नोर करो ना, पहले अपॉर्चुनिटीज तो दो सबको इक्वल। तो बोलते हैं पहला आपका ये होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। अमर्त्य सेन पे चलोगे तो अमर्त्य सेन जो अपहोल्ड करने की बात करते हैं कैपेबिलिटी, बोलते हैं तुम कुछ भी दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो, ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता है इंसान की कैपेबिलिटी, ठीक है। ये इनकी जो अप्रोच है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये बोलते हैं कि देखो भाई, तुमने एजुकेशन दिया है, तुमने हेल्थ दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से कभी कोई इंडिविजुअल फ्री नहीं होता है। तुमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे दे, हेल्थ दे दे, एजुकेशन दे दे, कभी तुम फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे। अगर तुमको फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए तुमको अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जब रियलाइज करेगा फ्रीडम, जब वो अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेवर करते हैं कैपेबिलिटी के अप्रोच को, कि अगर आपको अपनी लिबर्टी चाहिए, अटेन करना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो वो कैसे होगा? कैपेबिलिटी अप्रोच से। बोलते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्कूल प्रोवाइड कर रही है, टीचर प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया, स्कूल है, कॉलेज है, टीचर है, बढ़िया है। लेकिन बच्चा के पास पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, काउंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा? है ना? जितना भी सोशल कैपिटल रहा, ये टीचर, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेकार हुआ, इरिलेवेंट हुआ ना। देखो, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, टीचर दिए स्कूल के अंदर, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया, क्या फायदा जब बच्चे पे पढ़ा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, वो काउंट नहीं कर पा रहा है, उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो क्या फायदा? बोलते हैं कुछ फायदा नहीं है। एक चाइल्ड जब रियलाइज करेगा अपनी फ्रीडम फ्रूली, जब वो अपनी स्किल को डेवलप करेगा, अपनी कैपेबिलिटी को क्या करेगा? ग्रो करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, तब फ्रीडम मिलेगा। स्कूल, टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन एजुकेशन, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम अपनी कैपेबिलिटी, स्किल को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक आपको क्या नहीं मिलने वाला? लिबर्टी नहीं मिलने वाला। समझे अमर्त्य सिंह का? फैमिलिज्म एक बार खुद पढ़ लेना, ठीक है, कि सेक्स जो जेंडर होता है, जेंडर सोसाइटी क्रिएट करती है, एक वुमन कभी बॉर्न नहीं होती, उसको सोसाइटी बनाती है। और क्या लिखोगे? जो ये हमारा फैमिलिज्म होता है, काफी तरह का वो होता है। लिबरल जो पॉलिटिकल राइट की डिमांड करता है, इक्वालिटी की बात करता है। सोशलिस्ट जो कि सोशल स्पेयर में, इकोनॉमिक स्पेयर में इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है। रेडिकल जो कि पूरा लाइफ का, सॉरी, फैमिली लाइफ है उसको ही खत्म करने की बात करते हैं, कि जो तुमने बना के रखा है ना कि औरतें बस बच्चों को जन्म देने के लिए बनी हुई है, बोलते हैं ये सब पहले तुम इनको हटाओ, पहले फैमिली लेवल से ही खत्म करो। न्यू फैमिलिज्म जो ब्लैक फैमिलिज्म, लेस्बियन फैमिलिज्म, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बस इतना ही आपको चैप्टर सेकंड से याद करना है। क्या हार्ड था बताओ? क्या हार्ड लगा आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में? कुछ हार्ड था? सिंपल यार, लिबर्टी क्या होता है। देन इसके बाद आपने जेएस मिल का बताया, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात करी। देन उसके बाद हमने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, और थोड़ा सा लिबर्टी के बारे में बताया। ईशा प्रलिन टू कॉन्सेप्ट बताया लिबर्टी के बारे में। मार्क्सिस्ट की पूरी अप्रोच बता दी। देन उसके बाद अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, फैमिलिस्ट उनके अकॉर्डिंग पूरी फैमिलिस्ट अप्रोच बता दी है। जॉन्स रोल तीन प्रिंसिपल बताओ कौन कौन से, जल्दी बताओ तीन प्रिंसिपल। विल ऑफ इग्नोरेंस, एंड सेकेंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, देन उसके बाद डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हुआ। आगे चलते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट खोलो भाई, खोलो। मेरा गला यार ठीक होने लगे है वैसे, ठीक है यार, चिल्ला चिल्ला कर ठीक तो हुआ गला। चलो, हाँ, मेरे को लग रहा था आज तो मेरी तबीयत बहुत बुरी होने वाली है। तो अब इस थर्ड यूनिट में तुमको क्या करना है? एलिनेशन से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पहले अपना एक कंटेंट रेडी रखो, कि एलिनेशन से कुछ भी आ रहा है तो भाई मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ क्वेश्चन। एलिनेशन क्या होता है? ये हमारा किस वर्ड से मिला है? ये पहले लैटिन वर्ड से, एलिस वर्ड से मिला है, जो इसका मतलब होता है अनदर, ठीक है। एलिनेशन के अंदर तीन चीजें होती है, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशन दोनों के बीच में। अब समझने की कोशिश करनी है, बस मेरी आवाज को सुनो, ध्यान मत दो क्या लिखा हुआ है। देखो, एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। अब अलग क्या होना? सब्जेक्ट होता है एक इंसान, सब्जेक्ट होता है एक इंसान, जैसे मैं, जैसे आप, ठीक है।
ऑब्जेक्ट होता है दूसरा इंसान, सोसाइटी, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, ये होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल, जैसे मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे लिए, मेरा ये आसपास के टेबल, बुक और ये नोटबुक, पूरा ये क्या माउस, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आप भी मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब थर्ड इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, इसकी के इसी के उसको क्या बोलते हैं, एलिनेशन। ठीक है, तो ये तीन हमारे एलिमेंट होते हैं एलिनेशन के अंदर। एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जी, एक वर्कर है जो किसमें, एक पेंसिल फैक्ट्री में काम करता है। अब वो काम करे जा रहा है, 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 12-12 घंटे तक काम कर रहा है। तो एक टाइम पे वो क्या करेगा, अपना जो आसपास ही के कोवर्कर होंगे उनसे एलिनेट होगा। धीरे धीरे वो अपने इन्वायरमेंट से एलिनेट होगा, धीरे धीरे वो अपने आप से भी एलिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है, वो अलग हो रहा है। पहले वो अपने काम से अलग हुआ, दूसरा वो अपने आसपास के लोगों से एलिनेट हुआ, देन उसके बाद वो अपने इन्वायरमेंट से अलग हुआ, उसके बाद फिर वो अपने आप से अलग हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिनेशन। जब एक कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिनेशन। जब कोई इंसान 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, वो दूसरे इंसान से, अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से अलग हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एलिनेशन। समझ में आया? ओके जी। अब ये एलिनेशन का सिमिलर कॉन्सेप्ट छोड़ो भाई, छोड़ो, सिंपल रखो। एलिनेशन समझ में आया? वेरियस थिंकर की बात करेंगे। तो एलिनेशन कहाँ से एमर्ज हुआ, मतलब कहाँ से ट्रेस हुआ है? तो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग दो इंसान थे जो धरती पे आया, जिसको भगवान ने बनाया था, एडम और ईवी ने। ठीक है, एडम और ईवी। अब यहाँ पे बोला जाता है कि एडम और ईवी जो गॉड ने क्रिएट करा था दोनों को। अब गॉड ने बोला कि देखो भाई, तुमको ये एडन एप्पल से क्या नहीं खाना है, एडन गार्डन से एप्पल नहीं खाना है। लेकिन इन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, तो इन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, तो भगवान से अलग हो गए। यहीं से एलिनेशन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जेम्स विकर्स रूशो क्या बोलता है कि नहीं भाई, जब से पहले सोसाइटी थी, कौन सी, पहले कौन सी सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी, जहां पे सब मिल के काम करते थे, सब अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे सरप्लस कमाना लोगों ने स्टार्ट करा, जहां पे हम अपने सेल्फिश बनते चले गए। हमने अपना सोचा, हम हमारा खुद का प्राइवेट ओनरशिप आ गया। ठीक है, पहले सोसाइटी मिलके काम करती थी, लेकिन जब से ये सरप्लस कमाना स्टार्ट हुआ, हमको आ गया अपना सेल्फिश। तो यहाँ से हम अपनी सोसाइटी से अलग होते चले गए, तो यहीं से हम एलिनेशन का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एलिनेशन यहाँ से बता देना। मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग एलिनेशन क्या है, बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे वर्कर को क्या करा जाता है, उसको एलिनेट किया जाता है। ठीक है, उससे इतना काम कराया जाता है, उसको इतना दबाया जाता है, कब, जब उससे काम कराया जा रहा है। ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो अपने वातावरण, अपने आसपास के लोगों से एलिनेट हो रहा है। अगर ये एलिनेशन नहीं चाहिए, इसको ओवरकम करना है, तो कम्युनिज्म लेकर आना पड़ेगा, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म लेकर आना पड़ेगा। ये एलिनेशन कब से इतना वाइड होने लगा है वर्ल्ड के अंदर, तो 20वीं सेंचुरी से, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट क्या करी थी, पब्लिश करी थी 1932 के अंदर। पढ़ा था ना बीपीएससी 102 के अंदर, तो वहीं से है थ्योरी ऑफ फ्रीडम मार्क्सिस्ट की, वहीं पे है। तो बोलते हैं कि जो वर्कर है ना, बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम कैपिटलिज्म के अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट हो सको, नहीं। हर मार्क्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक इंसान कैसे एलिनेट होता है, वो 4 एस्पेक्ट बताते हैं। पहला तो वो क्या होगा, एक अपने काम से, जो भी वो काम कर रहा है उससे वो एलिनेट होगा। ठीक है, देन उसके बाद वो एलिनेट होगा उस लेबर के प्रोसेस से, जैसे उसके बाद वो अपने आसपास के लोगों से, फिर वो ह्यूमन नेचर से, और फिर वो खुद एलिनेट हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पहला वो एलिनेट होगा अपने काम से, क्योंकि उसका खुद का उसमें चॉइस नहीं है। अगर कोई इंसान नटराज कंपनी में काम कर रहा है, कोई लेबर है, तो उसको भाई पहले से डिजाइन दिया जा रहा है कि नटराज पेंसिल की इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी वेथ होनी चाहिए, इस तरीके का बनना चाहिए। उसकी खुद की उसमें क्रिएटिव स्किल नहीं है, जो उससे बोला जा रहा है वही वो कर रहा है। ठीक है, उसका खुद का क्रिएटिव कुछ है नहीं, तो इतना काम कर रहा है, तो खुद तो कुछ दिमाग लगा नहीं पा रहा है, तो वो एलिनेट होगा उस काम से, उबक जाएगा एक टाइम के लिए। धीरे धीरे आसपास के लोगों से उबकेगा, फिर उसके बाद जो उसके कांटेक्ट में लोग हैं उनसे उबक जाएगा, फिर एनवायरमेंट से, देन उसके बाद खुद से। तो यही होता है एलिनेशन, जब एक इंसान अलग होता है। तो ये हो गया एलिनेशन। और कैसे एलिनेशन को खत्म किया जा सकता है, बताओ? कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में लेकर आने के लिए। ठीक है, इसके लिए करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी बोलता है कि भाई रिवोल्यूशन करो, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो एलिनेशन को, किसके अंदर, सोसाइटी में। रेवोल्यूशन से ही हो सकता है। ठीक है, अब बेसिक से तुमको यहाँ पे एलिनेशन, अपोजिशन एंड फ्रीडम,
एलिनेशन सेपरेट होना, अलग होना, किसका? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। इसको एक मतलब नेगेटिव उससे देखा जाता है कि एक इंसान अलग हो रहा है अपने इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, तो ये कहीं ना कहीं उसको शोषित किया जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि अपने सोसाइटी वगैरह तुमको अभी मार्क्सिस्ट वाला बता देना है। लेकिन इसको फ्रीडम भी माना जाता है। जैसे बुद्धा, बुद्धा जी जब उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया था तो कैसे किया था? जब वो एलिनेट हुए सोसाइटी से, जब वो एलिनेट हुए तभी तो उन्होंने एनलाइटमेंट क्या करा, गेन करा ना। तो एक तरीके से अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो वो भी आपको एलिनेशन से मिलेगा। अगर बुद्धा जी अलग नहीं होते, अगर हम कल्चर के अकॉर्डिंग देखें, हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन क्या घर में बैठ के टीवी चल रहा है, लोग सब बैठे हुए हैं और वहां पे शोर शराबे में करते हो? नहीं ना, अलग होके करते हो ना। तो वही कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो एलिनेट होना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप महात्मा गांधी बारे में भी लिख लेना, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है। तो बस ये फ्रीडम भी मानते हैं, पोजिशन भी मानते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप इतना इसमें तैयार रखो। चलते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे चलते हैं। तो यूनिट 4 आपका क्या है? यूनिट 4 में से आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। टाइप ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने टाइप का होता है? इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये करने का है। और सेमनेस एंड डिफरेंस, ठीक है। तो इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने टाइप का होता है? एक फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं करना है। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना भाई? ये इक्वालिटी हुआ ना। टाइप ऑफ इक्वालिटी में पहले तो आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी याद करना है, कि सभी को इक्वली ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये चैप्टर यही है ना जो मैंने खोला है। अरे यार, ये चैप्टर 5 है। काहे होगा जी? हम्म, ये टाइप ऑफ इक्वालिटी आप इसमें मत करो, फिर चैप्टर 5 में करना। 4 यूनिट में टाइप ऑफ इक्वालिटी नहीं करने का। इसमें आपको इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऊपर ऊपर से देख लेना। इक्वालिटी क्या होता है? जहाँ पे सभी को इक्वल रखा जाता है, बस इतना याद रखना इक्वालिटी होता क्या है। और इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी का बस यहाँ से इंट्रोडक्शन करके चले जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इक्वालिटी मतलब आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है मॉडर्न पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल थॉट में। सोसाइटी में पहले हायरार्की बनी हुई थी बाय बर्थ, जैसे वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम। इसमें क्या होता था? बाय बर्थ ही आपका जो काम होता था वो डिसाइड कर दिया जाता था, ठीक है। अब बहुत टाइम बाद, लॉन्ग टाइम तक कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता, लेकिन मॉडर्न फिलोसफिकल थिंकर आते हैं जो स्टार्ट करते हैं अपना असम्पशन लेना। बोलते हैं हम सब तो इक्वल है, तो क्यों ये हायरार्की बना के रखी है सोसाइटी में, ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुए, दो एक सिग्निफिकेंट क्या थे इवेंट थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे 3 आइडियाज आते हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो इक्वालिटी यहीं से निकल के आया, जहां पे हम इक्वालिटी डिमांड करते हैं। और इक्वालिटी आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो ये बस तुम इंट्रोडक्शन तैयार कर लो कि इक्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो इंट्रोडक्शन में मेरे को ये लिखना है, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन रखो बस। लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में आता है, तो अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा, इक्वालिटी का वो लिख देना। और लिबर्टी अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से याद करके आया। आगे चलो यूनिट 5। यूनिट 5 में से टाइप ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस इक्वालिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब टाइप ऑफ इक्वालिटी कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ इक्वालिटी कितने टाइप का होता है? तो इक्वालिटी पहले होता है सिविल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी में तुम बात बोलते हो कि देखो भाई, सबको जो लॉ होना चाहिए सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी की सबको वोटिंग राइट इक्वल मिलना चाहिए। सोशल इक्वालिटी की सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में। इकोनॉमिक इक्वालिटी की सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये हुआ। कुछ फारसी नहीं था, इजी था ना भाई? क्या इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे इक्वली सबको ट्रीट किया जाना चाहिए, मैटर नहीं करता उसका बैकग्राउंड, उसका कास्ट, उसका क्लास, उसका जेंडर, नहीं भाई। इक्वालिटी ऑफ आउटकम की हम जो भी कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। अभी हम एक अनइक्वालिटी कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। अभी हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं, अभी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट आउटकम में क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। जैसे हम रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन लिख सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट अलग से कुछ रिजर्वेशन लेकर आती है, क्यों? इक्वालिटी को लेकर आने के। एट द रिजल्ट गवर्नमेंट को क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां पे गवर्नमेंट सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बोलती है। आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी बताने का है। तो इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इक्वली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, ये सबकी इक्वालिटी है ना? है या नहीं है? सॉरी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जितना इन्वायरमेंट को क्लीन रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ही आपकी है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी, कि सभी को इक्वली डिग्निटी मिलनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। जितना
डिग्निफाइड लाइफ ये सबको इक्वली मिलना चाहिए, बेसिक जो इक्वल राइट होनी चाहिए वो सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी के अंदर इक्वल कैपेबिलिटी सभी की बूस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी इंसान को तुमने ज्यादा पढ़ने के लिए बोला है, किसी इंसान को नहीं बोला है। ठीक है, सब अपनी कैपेबिलिटी को इक्वली क्या कर सके, इनहेंस कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो ये सब हुआ। इक्वालिटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से लेकर पूरा 25 तक डाल दो कि 14 सभी को इक्वली राइट्स, गवर्नमेंट सभी को इक्वल रखेगी, मैटर नहीं करता उसका कास्ट जेंडर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड करेगी डिस्क्रिमिनेशन से। आर्टिकल 16 जहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयमेंट देगी गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 17 जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है। आर्टिकल 18 बताओ, कोई टाइटल वगैरह नहीं रखेगा, सब इक्वल होगा। आर्टिकल 19 को छोड़ देना। उसके बाद आर्टिकल 25 तुम लिख देना कि सभी के पास इक्वली राइट है, वो जो भी उनको धर्म वगैरह मानना है, जिससे भी पूजा करना है, जिस तरीके से भी करना है, जिस भी धर्म को मानना है वो सब मान सकते हैं। बस खत्म यार, इतना ही इक्वालिटी के बारे में लिखा है। जो तुम्हारा मन करता है और सब कुछ लिख देना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, बस खत्म हुआ चैप्टर। और सेमनेस मतलब सबको इक्वालिटी, मतलब दो पहलू है उसके, कि एक तो तुम बात कर रहे हो सब इक्वल है, ठीक है, सब सेम है, और तुम दूसरी जगह रिजर्वेशन की बात कर रहे हो जहां पे तुम डिफरेंस कर रहे हो, जहां पे तुम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो वही सिंपल सा ये चैप्टर आपको खुद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में से आपको क्या करना है, बहुत इजी है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट कैसे करती है। डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट मतलब अलग से किसी के लिए वेलफेयर पॉलिसी लेकर आके उनका उत्थान करने की बात करते हैं, जैसे वनरेबल ग्रुप हो गया, वुमेन हो गया, इनको अलग से कुछ ट्रीटमेंट देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम अभी पढ़ा है कि मैटर नहीं करता, अभी हम इक्वालिटी कर रहे हैं, अनइक्वालिटी कर रहे हैं, लेकिन आउटकम में क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इसको छोड़ देना। दस डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट लीड टू द इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, अगर आज गवर्नमेंट डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट कर रही है, अलग अलग भेदभाव कर रही है, क्या उसका रिजल्ट इक्वालिटी निकलेगा, ये तुम्हारे ऊपर पड़ता है कि तुम्हारा क्या इसके ऊपर व्यू है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशनल ट्रीटमेंट कर जाने का, अगर तुम चलोगे कौन सा यूनिट के ऊपर, 7 यूनिट आपको स्किप करने का, उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 8 डेजर्ट एंड जस्टिस, ये तो मैं पढ़ाई दूंगी। आर्टिकल 8 कह रही हूँ, यूनिट 8। आज इसका पीपीटी नहीं मिलेगा, लो भाई ढूंढते रहो यूनिट 8 को। यूनिट 8 मिल जा। तो यूनिट 8 डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट मैं आपको बता देती हूँ। डेजर्ट मतलब कि यार देख, जो इंसान डिजर्व करता है, लाइक तुमने कोई अच्छा सा एग्जाम करके आए हो तुम, ठीक है, तो तुमको क्या मिला, मार्क्स मिला, तो वो तुम्हारा डेजर्ट हुआ। ठीक है, तुम्हारा मार्क्स मिला, तुमको तुमने कोई गलत काम कर दिया, उसके लिए तुमको पनिश किया गया है, तो वो तुम्हारा डेजर्ट हुआ। ठीक है, रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना, स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ये सब क्या है, ये डेजर्ट है। ठीक है, ये सब डेजर्ट है, जो आप डिजर्व करते हो उसका नाम है क्या, डेजर्ट। ठीक है, जो हमारा जस्टिस मिलता है वो हमारे डेजर्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। जो हम डिजर्व करते हैं वही तो हमारी जस्टिस क्या देती है, वही तो हमको न्याय मिलता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अगर हमने कुछ अच्छा करा है तो जस्टिस भी हमको क्या करेगा, जस्टिस भी हमको अच्छा ही मिलेगा। आपने बुरा काम करा है तो सिंपल सी बात है यार, बुरा ही होगा। अब डेजर्ट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला होता है डिजर्वर ऑफ द डेजर्ट, डिजर्व मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बेस ऑफ डेजर्ट। देखो, डिजर्वर ऑफ द डेजर्ट मतलब जो डिजर्वर है वो डेजर्ट को डिजर्व करता है। लाइक जैसे कोई इंसान है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसने पेपर में बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, उसने पेपर अच्छा करा, उसको हाई मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है, तो डिजर्वर कौन हुआ, बच्चा, स्टूडेंट। और डेजर्ट क्या हुआ, उसका हाई मार्क्स। ठीक है, कोई एथलीट है जिसने बहुत अच्छा कंपटीशन में वो फर्स्ट प्राइज मिला उसको, ठीक है, फर्स्ट आया है वो, तो उसका प्राइस क्या हुआ, डेजर्ट। और डिजर्वर कौन हुआ, एथलीट। एक क्रिमिनल है जिसने क्या करा है, क्राइम करा है, ठीक है, अब उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट उसका डेजर्ट। क्रिमिनल क्या हुआ, डिजर्वर। समझ में आया। तो डेजर्ट के अंदर पहला होता है डिजर्वर ऑफ द डेजर्ट, डिजर्व मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब किसी ने अच्छा करा है तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जैसे किसी को राइट्स मिलेगा, वेजेस मिलेगा, अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, प्राइस मिलेगा, तो ये अच्छा है। ठीक है, लव बेनिफिट, ये अच्छा हुआ, तो ये पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। नेगेटिव कि तुमने कुछ बुरा काम कर दिया, क्राइम वगैरह कर दिया है, तो तुमको इम्प्रिजमेंट किया जाएगा, फाइन लिया जाएगा, पेनल्टी लिया जाएगा, कंपेंशन होगा, तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव हुआ। और तीसरा होता है जो नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। जैसे तुमने स्कूल के लिए कह रही हूँ, तुमने एग्जाम के लिए पढ़ा, एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स आए हैं एवरेज, ना तुम उससे खुश हो ना वो बुरे है, जो तुम्हारा
डेजर्ट होगा वो ना ज्यादा अच्छा है ना बुरा है, कि चलो भाई ठीक है यार, ना ज्यादा अच्छे मार्क्स है ना बुरे मार्क्स है, तो ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। डेजर्ट किस बेस पे मिलता है? अब जो तुम्हारे मार्क्स मिले किस बेस पे मिलेंगे, कि एग्जाम से पहले तुमने कितनी मेहनत करी है, तुम्हारा एफर्ट क्या है, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, पेपर में तुम कैसा करके आए हो, ठीक है। रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारी क्या सॉरी तुम्हारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंपल सी बात है, कोई क्राइम करता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना, तभी तो उसको उसमें डाला जा रहा है। उसने मनी चोरी करी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्राइम करा है, ठीक है। आपने पेपर दिया है तो एग्जाम को लेकर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी स्टडी को लेकर। अब जो ये डेजर्ट दिया जाता है किस पे दिया जाता है? टाइम के बेस पे, कि तुमने पास में कितना पढ़ाई करा है उसके बेस पे तुम्हें डेजर्ट मिलेगा। कुछ सिंगर बोलते हैं कि नहीं, पास के हिसाब से नहीं, फ्यूचर के हिसाब से, कि चलो भाई ठीक है जो होगा। जैसे अगर तुम किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे के आ रहे हो, तो कंपनी वाले आपको पहली जॉब पे रख लेते हैं, वो काम आपसे बाद में कराते हैं लेकिन पहले आपको भर लेते हैं इंटरव्यू के बाद। तो वो क्या है, पहले आपको जॉब मिल गई है, इंटरव्यू के बाद आपने काम करना स्टार्ट नहीं करा है, तो वो आपके फ्यूचर के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको उनको जॉब मिली है, ठीक है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस हुआ। बट कुछ क्रिटिसाइज करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रेजेंट। आपने 2 महीने पहले कितना तैयारी करा एग्जाम का वो मैटर नहीं करता, अगर आप आज रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। तो बोलते हैं मिडिल पाथ से ही हमको डेजर्ट मिलता है। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, और क्या करना है, बस 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 यही करना है। अगर डेजर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो डेजर्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने हैं इसके, डिजावर ऑफ द डेजर्ट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कितने टाइप का इसमें ट्रीटमेंट होता है, और बेस किस बेस पे डेजर्ट मिलता है। एक किसके बेस पे मिलता है, टाइम के बेस पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट, और जल्दी बताओ, एफर्ट और जल्दी बताओ, एफर्ट और मैं खुद ही भूल गई, परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। तो ये लिख देना है। और डेजर्ट और जस्टिस हमारा थोड़ा रिलेटेड है, कि जो हमको जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है वो डेजर्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। और अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, कैपेबिलिटी, जहाँ पे तुम अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देना तुम इसके अंदर। खत्म होता है ये चैप्टर भी। आगे चलते हैं यूनिट 9 पे। तो यूनिट 9 कौन सा है जी, यूनिट 9 तो यूनिट 9 पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा यार मेरे को। तो यूनिट 9 है आपका ग्लोबल जस्टिस। तो इसमें से आपको ग्लोबल जस्टिस में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी है। ग्लोबल जस्टिस क्या होता है, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे तुम किसी कंट्री में या नेशनल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आप जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो। क्या जरूरत है ग्लोबल जस्टिस की, क्या जरूरत है भाई? देखो, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है जहाँ पे सब इंटरकनेक्ट हो रहा है, ठीक है, सब इंटरकनेक्ट हो रहा है। तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए ना जो सभी को इक्वली जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब हम कोई एक नेशनल लेवल तक लिमिट नहीं रहे हैं, कि हम कंट्री तक ही लिमिट हो चुके हैं, नहीं, अब हम इंटरनेशनली लेवल तक क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको ग्लोबल लेवल पे कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इंश्योर करे जस्टिस, ठीक है भाई। ह्यूमन राइट अब राइज हो रही है, अब लोग डिमांड करने लगे ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं होता, सभी लोग, पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। चाइना वाले लोग भी इंसान ही है, और पाकिस्तान वाले लोग भी इंसान ही है, रशिया वाले भी इंसान है, यूक्रेन वाले भी इंसान है, सब ह्यूमन है। तो सभी के पास राइट होना चाहिए ह्यूमन राइट का, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सभी को इंश्योर करे, सभी को ह्यूमन राइट मिले, ठीक है। इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, लोग क्या करते हैं, एक से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। वो माइग्रेट क्यों होता है, क्योंकि उनकी वहां पे लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, बहुत परेशान होता है, वॉर वाली कंडीशन होती है, स्ट्रगल वाली होती है, उनको लगता है कि मेरे को खतरा है उस वहां पे, मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है कल, वहां पे मेरी लाइफ जो है सिक्योर नहीं है। तो वो जाके माइग्रेट हो जाते हैं। अब वो जहाँ पे माइग्रेट हुए वहां पे उनको बेसिक राइट देना, ह्यूमन राइट देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी इंटरनेशनल लेवल पे। भाई देखो, गवर्नमेंट कितनी गवर्नमेंट करेगी, एक गवर्नमेंट कर लेगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा है ना, तो ग्लोबली होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज सबकी जगह हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा, तो इसके लिए चाहिए ग्लोबल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, बिल्कुल। जेंडर इक्वालिटी, ये सब कुछ तुम इसके अंदर लिख देना, ठीक है। इसके अंदर वैसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलोगे, यूनिट 10 डिफरेंट बिटवीन राइट एंड एंटाइटलमेंट, ये टिक करो इसके अंदर। यूनिट 10 के अंदर आप राइट एंड एंटाइटलमेंट टिक करो, और टाइप ऑफ राइट यहाँ से नहीं, टाइप ऑफ राइट यहाँ से नहीं, टाइप ऑफ राइट्स आपको करना है कहाँ से, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। हाँ, टाइप ऑफ राइट भी कर लेना इसके अंदर ही, ठीक है। 10 यूनिट से आपको राइट्स एंड एंटाइटलमेंट और टाइप ऑफ राइट, तो ये करने का है। अब देखो, हम आपको हम जल्दी जल्दी कराते हैं। राइट क्या होता है, राइट एक कॉमन क्लेम होता है लोगों के लिए,
ठीक है। कॉमन क्लेम होता है, ये नेचर से आपको अधिकार जो होता है नेचर से मिलता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती किसको राइट देना है किसको नहीं देना। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है उसको इन्फोर्स करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जो अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार, ये तुमको नेचर से मिला है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट का ये अधिकार, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो ये राइट्स है तुम्हारी, इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लस्की ने बोला है राइट एक ऐसी कंडीशन है सोशल लाइफ के लिए जिसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। अगर वो अपने लिए कुछ बेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको राइट चाहिए। जैसे तुमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए तुमको मेरे पास राइट होना चाहिए ना, राइट टू एजुकेशन, तो वो तुम्हारा अधिकार हुआ। टीएच ग्रीन क्या बोलते हैं, राइट एक पावर है जो बहुत जरूरी है। हर एक इंसान को अपना वोकेशन फुलफिल करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको राइट चाहिए, ठीक है। जैसे तुमको डॉक्टर बनना है, भी सेम चीज। ईशा ब्रिलियंट दो तरह की लिबर्टी बताते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव नेगेटिव से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो ये तुमको बता देना है। अब राइट और एंटाइटलमेंट क्या होता है। राइट मतलब जो आपको नेचर से मिलता है, राइट्स को गवर्नमेंट या कोई दूसरा पर्सन, नोबडी वायलेट नहीं कर सकता। किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो तुम्हारा नेचुरल राइट को क्या करे, अधिकार को वायलेट करे, ठीक है। ये हमको मिलता है नेचर से। गवर्नमेंट और स्टेट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो किसी इंसान की नेचुरल राइट को कर्टेल कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी इतना पावर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबके पास फ्रीडम है बोलने का, ये तुम्हारा नेचुरल राइट है। जिस भी धर्म को तुम्हें मानना है, असेंबली करने का, ये सब तुम्हारा नेचुरल राइट है। लेकिन एंटाइटलमेंट होता है हकदार, जो गवर्नमेंट देती है। स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट या कोई इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने चुना है अपने हिसाब से। ये होता है हमारा मनी मैटर से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। एंटाइटलमेंट ये जब मन करे गवर्नमेंट का वो इनिशिएट कर सकती है, जब रिवोक कर सकती है, जब रोक सकती है। जैसे गवर्नमेंट कोई वेलफेयर पॉलिसी लेकर आई, गवर्नमेंट का जब मन करेगा जब रोक देगी, जब मन करेगा उसे स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये पार्शियली भी होती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी, ऐसा नहीं है ना सबके लिए स्कीम लेकर आई। जिसके लिए गवर्नमेंट का बंद करेगा, वुमेन के लिए लेकर आएगी, या फिर SC ST जो वनरेबल ग्रुप है उनके लिए लेकर आएगी। और गवर्नमेंट इसको रोक भी सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा एंटाइटलमेंट हुआ। कितने टाइप्स की राइट होती है, नेचुरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, ये सब लिख दो भाई। नेचुरल राइट तुम्हारे पास बोलने का अधिकार होना चाहिए, जीने का अधिकार होना चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, ये सब तुम्हारा नेचुरल राइट हुआ। मॉरल राइट की गुडनेस जस्टिस जो बात की जाती है। लीगल राइट की तुमको जो लॉ है उसके लिए तुमको पूरा राइट मिलना चाहिए, ठीक है। और उसको कोर्ट करेगा कौन, इन्फोर्स, ठीक है। लीगली तुम इक्वल हो, सभी सिटीजन, तो कोई बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के सभी को इक्वली राइट्स प्रोवाइड करे कौन, गवर्नमेंट। तो ये क्या हुआ, लीगल राइट। जैसे वोटिंग राइट सभी के पास है ना, ये हमारा लीगल राइट है। सिविल राइट जो गवर्नमेंट, लाइक टू राइट, लाइक टू रिबेट, जो हमारी सिविल हमारी गवर्नमेंट देती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है कौन, सरकार, उसको बोलते हैं सिविल राइट। पॉलिटिकल राइट जो पॉलिटिकल स्फीयर में मिलती है। इकोनॉमिक राइट जैसे तुमको अपॉर्चुनिटी के लिए राइट है, तुमको एम्प्लॉयमेंट का राइट है, ठीक है, काम करने का, खाने का, पीने का, खाने का नहीं, शेल्टर का, क्लॉथिंग का, जो थोड़ा मेटेरियल वेस्ट होता है वो हमारा इकोनॉमिक राइट हुआ। ह्यूमन राइट अभी बता दिया, ह्यूमन राइट, लाइफ टू लाइफ, एक इंसान को जो अधिकार चाहिए, बेसिक अधिकार चाहिए, इसके अंदर सिविल, पॉलिटिकल राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, एक्सप्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, सारा राइट आता है ह्यूमन राइट के अंदर। ये सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, ये किसको चाहिए, एक ह्यूमन को चाहिए ना, तो एक ह्यूमन की राइट, ये सब पूरी राइट आ जाएगी, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट सारी ह्यूमन राइट्स के अंदर आएगी, ठीक है। इतना लिख देना बस, और कुछ नहीं है। और तुम चलोगे यूनिट 13 में, तो यूनिट 13 में हमने राइट समझ लिया क्या होता है, वहीं से राइट का पूरा एक कंटेंट तैयार करो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ राइट, अब राइट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको क्या करना है, राइट होता क्या है, टाइप ऑफ राइट्स तैयार करके रखना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी ऑफ राइट, ह्यूमन राइट, तो राइट होता क्या है, टाइप ऑफ राइट, ये सब लिख देना है, ठीक है। तो ये वेरियस राइट हमारा हो चुका है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब जो तुम हमारा कर रहा है वन टाइप ऑफ राइट में लिख दो। थ्योरीज में अब तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट क्या होता है बता देना। लिबरल थ्योरी पढ़ी है, लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट क्या होता है बता देना, ठीक है। फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ा है, फेमिनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट क्या होता है बता देना। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कंजर्वेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो जितनी भी तुमने थ्योरीज पढ़ी है बीपीएससी 103 में, उनके अकॉर्डिंग राइट किया है, लिख दो, काम खत्म। ज्यादा दिमाग बच्ची नहीं करने का, ठीक है। तो राइट का पूरे कंटेंट तैयार होता है यहाँ से। आगे चलोगे तुम कहाँ पे, यूनिट 11 तक हो चुका है, ठीक है जी। तो आगे तुमको चलना है, राइट 12 भी हो गया, ऑब्लिक, हाँ 12 यूनिट पे आओ सीधा।
इसमें एक बार यूनिट 11 में ह्यूमन राइट देख लेना, ह्यूमन राइट जहाँ पे हमारी पूरी राइट्स आती है। अब तुम इसमें लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो जो मन कर रहा है। अब एक बार 12 यूनिट पे आ जाओ जल्दी से। ऑब्लिगेशन क्या होता है? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना भाई? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा ही टाइम रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो वो हमारा क्या है? राइट्स है। ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी है। क्या है? हमारी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट हमारा राइट है। सॉरी, फंडामेंटल राइट हमारा राइट है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है? हमारी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन और राइट दोनों सेम नहीं है, लेकिन कनेक्टेड है। जैसे कोई इंसान अपनी अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है तो उसको राइट भी नहीं दी जाती है। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम कर दिया, क्या गवर्नमेंट उसे राइट देगी? नहीं, छीन लेगी। ठीक है, तो वही है, राइट और ऑब्लिगेशन दोनों कनेक्टेड है कि अगर आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो तुमको राइट्स भी मिलेगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू। अगर कोई सिटीजन अपनी अच्छे से ड्यूटी को परफॉर्म करेगा तभी उसको अच्छे से राइट मिलेगा। ठीक है, तो ये लिख देना है बस। अडॉप्टाइम वगैरह ये फोर्स वाला देख लेना कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ही बोर्न होता है फियर से, फोर्स से, कि जबरदस्ती किसी से ऑब्ली कराओ, ड्यूटी कराओ। ठीक है, स्टेट इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि इंडिविजुअल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। लॉ और कमांड को, गवर्नमेंट की कमांड को ओबे ही करना उसे। ठीक है, उसके पास उसको इतना डरा धमका के रखो कि उसको ओबे ही करना पड़े। ठीक है, ये मॉरल ग्राउंड के बेस पे है ही नहीं। कौन सी? ये वाली थ्योरी। देन उसके बाद डिवाइन थ्योरी बात करती है कि भगवान के पास पावर, सॉरी, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है भगवान से, तो सबको इसका मिलना ही चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ फेथ है कि हमको विश्वास है हमारे भगवान ने इनको भेजा है राजा को, तो राजा की हमको बात माननी पड़ेगी इस टाइप से। ठीक है, कंजर्वेटिव, थोड़ा सा कंजर्वेटिव के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लिख देना। कंसेंट बेस देख लेना यार बस, और मार्क्सिस्ट थ्योरी का अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई रखा है, ज्यादा नहीं घुसने का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? मतलब किसी इंसान को उठा के कहीं और लेके जाता है उसकी परमिशन के बिना, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। स्लेवरी, जहाँ पे मतलब नौकर बना के, बंधुआ मजदूर बना के, ये सब क्या है? बंधुआ करके तुमने उसको मजदूर बनाया हुआ है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। कोई डिफाइन लॉ नहीं है ह्यूमन स्लेवरी के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। किसी को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है, किसी को डेप्थ में इतना बांध दिया जाता है, उसको बॉन्डेज कर लिया जाता है, फोर्सली किसी के साथ मैरिज कर ली जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही आता है। क्या रीजन है? कोई एक रीजन नहीं है जैसे हम जड़ पहचान पाए। ये कंट्री टू कंट्री रेफर करता है कि वहां पे इस तरीके से ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पे इस तरीके से। किसी पॉवर्टी, अपोजिशन, लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ह्यूमन ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा जोन है, तो वहां पे हमको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा दिखता है। अगर हम 2005 के अंदर देखें जहाँ पे नेपाल में अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम से इंक्रीज हुआ। वुमेन को, चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्यों? जो कि इकोनॉमिकली सोशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप थे उनको बहुत ज्यादा उनका ट्रैफिकिंग होता है। बहुत सी वेस्ट एशिया कंट्रीज है, पर्टिकुलर शेरिया, जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगली होता है इंडिया से। ठीक है, इंडिया से लेकर वहां पे क्या करा जाता है? मतलब इंडिया के अंदर इलीगली ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। और मिनिस्ट्री है जो हमारी, कौन सी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बताती है, 20,000 वुमेन और चाइल्ड ये विक्टिम होता है किसके? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम एक बार रख लेना कि कितना कितना होता है। और आर्टिकल 23 में जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है प्रोहिबिटेट करती है किससे? ट्रैफिकिंग से। ठीक है, कि भाई किसी को तुम ऐसे उठा के कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, ये सभी के पास अधिकार है। ठीक है जी, अब तुमको पढ़ना है। अब ये 3 चैप्टर बचे हैं, इसमें मैं बताती हूँ क्या पढ़ना है। थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। देखो, अब चैप्टर 30 निकालोगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा यार, 8 मिनट ही बचे हैं। देखो, यूनिट 13 जिसमें स्टेट एंड रेजिस्टेंस पढ़ना है, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ना है। ठीक है, स्टेट एंड रेजिस्टेंस, स्टेट क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके अभी डिफाइंड टेरिटरी होती है, अपना खुद का लॉ बनाने का पूरा पावर होता है, वो स्टेट होता है। रेजिस्टेंस जब तुम विरोध करते हो, रेजिस्ट करते हो, है ना, ऑटोनॉमी मूवमेंट वगैरह पढ़ा था, यहाँ पे हम पॉलिटिकल रेजिस्ट ही तो कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, वो रेजिस्टेंस होता है। अब एक रेजिस्टेंस होता है सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जहाँ पे ओबे नहीं करते गवर्नमेंट के रूल को। ठीक है, जो लॉ है, जो रूल है, उसको ओबे नहीं करते, बहुत पीसफुली होता है, कोई ऐसा हमला, आर्म्स वेपन का यूज इसके अंदर हम नहीं करते। थोड़ा सा पढ़ लेना, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है ना क्लास 9 के अंदर, वहां से लेना। ह्यूमन राइट मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो यूनिट 14 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट, टाइप ऑफ ह्यूमन राइट क्या होगा? जो सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, राइट टू लाइफ, ये सब इसी के अंदर तो आएगा, ह्यूमन राइट के अंदर बस। और यूनिट 15 खोल लेना। यूनिट 15 मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है,
और लिमिटेशन ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म मतलब जहाँ पे बहुत सारा कल्चर होता है, ठीक है, उसका लिमिटेशन क्या है ये बता देना है बस, ठीक है। तो दो टॉपिक कर लेना 15 और 16 में से, और 13 में से सिविल डिसोबीडियंस, स्टेट एंड रेजिस्टेंस, बस इतना कर लेना। उसके अलावा तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। कुछ तुमको ऐसे कंटेंट खींचने हैं कि अगर लिबर्टी से क्वेश्चन आता है तो लिबर्टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, लिबर्टी होता क्या है, जेस मिल का व्यू लिख दो, ईशा ब्रिलिक को लिख दो, मार्क्सिस्ट का लिख दो, अमर्त्य सेन का लिख दो, फेमिनिस्ट का लिख दो, हो गया 20 नंबर का तैयार, ठीक है। अगर इक्वालिटी से क्वेश्चन आता है, इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी को लेकर कितने टाइप्स की इक्वालिटी होती है लिख दिया। देन उसके बाद जो आपने एक दो चीजें पढ़ी है इक्वालिटी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ। तो वो सब आपको लिख देना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कितने टाइप की इक्वालिटी होती है, और इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये सारी चीजें, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, टाइप ऑफ इक्वालिटी में पूरा भर जाएगा, इक्वालिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाल दो, हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन। अगर एलिनेशन से क्वेश्चन आता है तो एलिनेशन होता क्या है, एलिनेशन क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था एलिनेशन के अंदर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बीच में रिलेशन, ये तीन इसके कॉन्टिनेंट्स याद रखना। देन उसके बाद वेरियस व्यूज लिख के आ जाना। वेरियस व्यूज के अंदर पहला एडम और ईवी वाला, उसके बाद जीन्स जेकोस रूकोस वाला, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट को पूरा लिख दो भाई, 2-3 पेज में लिख दोगे। एलिनेशन को एक फ्रीडम भी माना जाता है, एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइटेशन भी माना जाता है, ठीक है। तो ये सब तैयार करके रखो ना। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस के ऊपर रोल्स की थ्योरी लिख देना, रोल्स की थ्योरी आती है तो वो 3 प्रिंसिपल लिख के आ जाना, ठीक है। तो बस यार इतना ही करना है। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट के अंदर डेजर्ट होता क्या है, इसका 3 वो कॉन्स्टेंट लिख देना, डिजर्वर ऑफ द डेजर्ट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड किस बेस पे हमको डेजर्ट मिलता है। राइट क्या होता है, राइट और एंटाइटलमेंट, ऑब्लिगेशन कैसे अलग होता है, कितने टाइप्स की राइट होती है, थ्योरीज लिख देना अपने अकॉर्डिंग बना के। बस यार अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो ना इसको, इतना इजी लगेगा, बुक बहुत इजी है। पूरा अगर बेस बना के चलोगे ना बीपीएससी 101 को, पूरा इजी लगेगा। बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है ये वीडियो, तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से खुद पढ़ने की कोशिश करो। मैंने एक तरीका बताया जिस हिसाब से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। और ऐसे पैनिक में रहोगे तो ये बहुत हार्ड लगेगा आपको सब्जेक्ट, बहुत बहुत ईजी है। कम पढ़ के तुम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ये बात तुम याद रखना। हार्ड लग रहा है लेकिन कम पढ़ के तुम इसमें मार्क्स लेकर, बीपीएससी 101 में भाई आपको पूरी थ्योरी याद करनी पड़ी थी, जब जाके आपको कुछ समझ में आया था। अब वो वहां पे थ्योरी पढ़ ली है तो थोड़ा यूटिलाइज करो ना, करो भाई। अगर इसमें थ्योरीज पूछी जा रही है राइट्स को लेकर, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी का राइट को लेकर क्या कहना है, लिबरल थ्योरी का क्या कहना है, उनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी क्या होती है, राइट क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। थ्योरीज में वही तो है, थ्योरीज वही पढ़ के आए हो ना, कि और कोई 10-11 थ्योरी पढ़ के आए हो तो वही लिख दो। बस अपने आप से बना बना के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इतना ही करना है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बता देने का है। इतने ही क्वेश्चन करके जाना, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट, मीनिंग ऑफ लिबर्टी, जेएस मिल, ईशा ब्रेलिन और मार्क्सिस्ट, ठीक है। सेकेंड यूनिट में से आपको अमर्त्य सेन, जॉन्स रोल और फेमिनिस्ट, अमर्त्य सेन, जॉन्स रोल और फेमिनिस्ट, ठीक है। थर्ड यूनिट में से आपको क्या करना है, इसमें से आपको करना है एलिनेशन क्या होता है, देन उसके बाद वेरियस थिंकर ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन, अपोजिशन एंड फ्रीडम। देन उसके बाद फोर्थ यूनिट में से आपको टाइप ऑफ इक्वालिटी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। देन इसके बाद यूनिट 5 से टाइप ऑफ इक्वालिटी वहां पे कर लो, यहाँ पे कर लो, एक जगह कर लो, फिर करने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इसलिए करो बाद में लिखने के लिए कि इक्वालिटी से कोई क्वेश्चन आता है तो बाद में मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट होता क्या है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, टाइप ऑफ इक्वालिटी में कवर हो गया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट से, क्या रिजर्वेशन वगैरह से इक्वालिटी ऑफ आउटकम आ सकता है, क्या आउटकम इक्वालिटी आ सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है थोड़ा देख लेना, वैसे करने की जरूरत नहीं है। डेजर्ट क्या होता है अभी पढ़ा है, ठीक है। और डेजर्ट एंड जस्टिस, बस इतना करके जाओ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना। यूनिट 10, राइट एंड एंटाइटलमेंट, टाइप ऑफ राइट्स, बेस्ट थ्योरीज अपने आप से बना के लिख देना, ठीक है। अब तुमको यूनिट 11 करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, सीधे छोड़ के आगे निकलो। यूनिट 12, ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटीज, याद रखना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बार थोड़ा सा पढ़ के चले ना, वैसे आता होगा। और सिविल डिसोबीडियंस, स्टेट एंड रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट पढ़ लिया आगे जाके टाइप ऑफ राइट में, और टाइप ऑफ राइट में ही ह्यूमन राइट का पूरा टाइप्स आ जाएगा।
उसके बाद यूनिट 15 मल्टीकल्चरिज्म अनलिमिटेशन, बस कोई 10-11 टॉपिक बन रहे हैं गिनती के, इनको अच्छे से कर जाओ, काम खत्म होता है। ठीक है, तो बाय टेक केयर, अच्छे से पढ़ना है। वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी, अब मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ अब मैं बीमार नहीं हूँ। तो अच्छे से आप पढ़ाई करना, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है। थोड़ा दिमाग को यूज करोगे तो बढ़िया होगा। लास्ट पेपर है, टेंशन वेंशन नहीं लेना, बस काम खत्म करो, आज आज पढ़ लो, बस। ठीक है, सो बाय टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।